हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज हम पहुंच गए अपने सिलेबस के लास्ट चैप्टर पे, विच इज डाटा हैंडलिंग एंड चैप्टर नंबर 17। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैम डाटा हैंडलिंग होता क्या है। तो मुझे अब नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से बहुत मतलब इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं डाटा हैंडलिंग को कि यहाँ तो देखते ही सबसे पहले दिमाग में हमारे ये थॉट आने आ रहा है, अरे ये तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है हमारा, ये तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हमें गेन करने हैं। अब यहाँ पर जो डाटा बोला है, अगर कुछ बच्चे भूल गए तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं। डाटा का मतलब होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन ली है, इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट कि आपका 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, 5 चिल्ड्रंस का ग्रुप है, और आपने वहां पे क्या किया कि सबसे उनका फेवरेट कलर पूछ लिया। तो जब आपने फेवरेट कलर पूछा तो सबने ना कोई तो आंसर दिया होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां से ली 5 स्टूडेंट्स की, वो आपका हुआ डाटा। अब इस डाटा को आप कैसे हैंडल करते हो? हैंडल इन द सेंस कि आपने नोटबुक में लिख लिया, बात खत्म। बट अगर यही इन्फॉर्मेशन आपको एक क्लास प्रोजेक्ट में शो करने है तो आप किस तरीके से करोगे? कि आप ब्लॉक्स बनाओगे या फिर आप पाई चार्ट बनाओगे? अब मैम ये ब्लॉक्स क्या होता है, बार ग्राफ्स क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ये सब हम समझेंगे, जो कि हैंडलिंग का पूरा प्रोसेस है। डाटा समझ में आ गया? इतना क्लियर है? वेल एंड गुड। अब यहाँ पर हैंडलिंग के हम मेथड समझेंगे भी और देखेंगे भी वो होते क्या है। द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस टाइप आर मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ information is collected and analyzed. Information of this type which is collected is called data. Data is collection of numerical facts regarding a particular type of information. नाउ हमने यहाँ पे क्या कहा कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ, हमने सबसे एक ही तो सेम क्वेश्चन ही तो पूछा है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और सबने एक ही तरह का आंसर, मतलब सबने कलर्स ही तो बोले होंगे। ये तो नहीं बोला होगा कि किसने ह्यूमन बीइंग बोला होगा, किसने कोई एनिमल बोला होगा, सबने कोई ना कोई कलर नेम ही बोला होगा। तो हमें क्या यहाँ पर है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम किसी से पूछे फेवरेट हीरो क्या है, किसी से पूछे फेवरेट कलर क्या है, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह पे शो नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ये बच्चों छोटी क्लासेस में हमने सीखा था, टेली मार्क्स, टेली चार्ट भी कहते हैं। यहाँ पर क्रिकेट है और यहाँ पर हमारे पास 12 फ्रीक्वेंसी है। इसे मैं यहाँ पे समझा दूं कि 12 जो स्टूडेंट्स है वो अगर क्रिकेट खेलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या चीजें देखनी है कि हमें ये मेंशन किस तरीके से करना है 12। तो यहाँ पर सबसे इजी, पहले आप 1 2 3 4, ये तो सब बच्चों को क्लियर होगा कि हमें 4 यहाँ पर अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है विच इज वर्टिकल। अब यहाँ पर एक आपकी डायगनल आएगी लाइन, जिस इसे ग्रुप बना देगी विच इज 5। तो हम यहाँ पर 5 5 के पेयर काउंट करेंगे, 5 10 एंड 2 इट्स इक्वल टू 12। तो इस तरीके से आपको ये मेंशन करना है, ठीक है? अब आ जाता है यहाँ पर ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा में 3 4 चीजें हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि उससे हमारी कुछ टर्म्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमें अब क्या दिया हुआ है, 50 स्टूडेंट्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स के वो थे रिजल्ट्स, वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? इन दिस केस इफ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू अकोमोडेट ईच ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली, द टेबल वुड बी वेरी लॉन्ग, हेंस वी मेक ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक 0 to 10। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया है। जब हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे सेपरेट थे, यहाँ पर क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो बहुत क्लियर है कि किसने क्रिकेट खेला, किसने बास्केटबॉल खेला, क्लियर है। आप इन्फॉर्मेशन मेंशन करो, फ्रीक्वेंसी लिख दो। बट इस केस में अब आप यहाँ पे देखोगे बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स सेम आएंगे। जब भी आपकी क्लास में भी कोई भी टेस्ट होता है तो बहुत मतलब मर्तबा ऐसा होता है ना कि बहुत सारे बच्चों के सेम सेम मार्क्स हैं कि 32 के, मतलब अगर 32 मार्क्स हम पूछे किस किस के 32 मार्क्स है, तो 5 से 6 बच्चे तो उठ ही जाएंगे कि हाँ भाई हमारे 32 मार्क्स है। तो उस वाले केस में क्या करें? तो 32 के लिए हर एक डिफरेंट हम वो बनाएंगे नहीं, हम यहाँ पर बनाते हैं ग्रुप्स। ये ग्रुपिंग डाटा यहाँ पर नाम भी है, यहाँ पर ग्रुप्स बना देते हैं कि जो 0 से 10 के बीच में जिनके मार्क्स आएंगे उन्हें हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट 10 to 20 एंड 20 to 30, ये होते हैं हमारे ग्रुप्स। अब इस ग्रुप में हमें क्या चीजें याद रख, मतलब देखनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर ये बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, देखते ही पता चल रहा है। तो विच इज अ बिग नंबर इट्स कॉल्ड अ अपर क्लास, एंड विच इज लेस नंबर कंपैरिजन टू द लास्ट वन इट्स कॉल्ड लोअर क्लास, ठीक है? तो यहाँ पर हमारी 2 क्लास लिमिट है, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। अब यहाँ पर हम किस तरीके से अपना क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे कि जब हम अपर क्लास में से लोअर क्लास को माइनस कर देंगे, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इट्स कॉल्ड द class size or the class width. Remember the class size is same for all class intervals in the above example it is 10। यानी कि मैं 10 में से 0 माइनस करूंगी, मेरा 10 आंसर आएगा। मैं 20 में से 10 माइनस करूंगी, मेरा 10 मार्क्स वो आंसर आएगा। 30 में से 20 माइनस करूंगी, 10 आएगा। यानी कि मैं कोई भी मेरा ग्रुप हो, जब भी मैं अपर क्लास को लोअर क्लास से माइनस करूं तो मेरा आंसर सेम ही आना चाहिए, तभी मैंने सही तरीके से अपनी क्लास को, मतलब जो ग्रुप है वो मैंने अच्छी तरीके से डिवाइड करें। अदरवाइज यहाँ अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ इश्यू है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है रेंज की, कि रेंज क्या होती है।
द मिड वैल्यू, एक बार मिड वैल्यू और समझ लें। द मिड वैल्यू ऑफ क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट एंड डिवाइडिंग द सम। यहाँ पर अगर हम क्लास मार्क की बात करें कि क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपर क्लास पर लोअर क्लास को प्लस कर कर डिवाइडेड बाय अगर 2 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेंज। द रेंज ऑफ अ डाटा इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो हमारा इंक्लूड होता, वो होता है हमारा रेंज, दैट इज रिफर्स टू रेंज। अब यहाँ पर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, जब आप अपना डाटा मेंशन कर लोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि हाईएस्ट मार्क्स, और ये तो सब बच्चों, ये तो मतलब ये मेरे को लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सबको पता होता है। यहाँ पे तो हम क्लास के मार्क्स की ही बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए और सबसे कम मार्क्स किसका है। ज्यादा वाले जानने से ज्यादा कम किसके आए, इसकी एक्साइटमेंट बच्चों को बहुत होती है। तो ये वाली चीज तो रेंज तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लोगे कि जो जिसमें क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए और जो सबसे क्लास में सबसे कम मार्क्स लेके आए उन्हें माइनस कर दो। ये बात रही क्लास की। और कहीं और भी अगर सिचुएशन बेस्ड हमें कोई डे टू डे लाइफ अगर हमें सिचुएशन दे दी तो वहां पर भी हम इजिली रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल। अब बच्चों जब मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में होगा क्या, या तो आपको ये चार्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे, ग्रुपिंग डाटा करना पड़ेगा, या बार ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, जो कि हम फर्दर अभी देखेंगे। तो आपको जब मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ तो जो की फैक्टर, जो की पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, और उन्हें ध्यान में रखते हुए वो सारा कुछ करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आपका है, वो लेबल वगैरह आपको करना है। तो यहाँ पर ही अच्छी तरीके से समझ लेना। फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ यूनिट टेस्ट। ये हमारे हैं। अब यहाँ पर देखो सब में 20 का डिफरेंस है, यानी कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया दैट इज करेक्ट। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना, व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लास साइज हमने दो नाम देखे थे, एक क्लास साइज एंड क्लास विड्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारी माइनस कर लेंगे अपर लिमिट से लोअर लिमिट को। ठीक है, तो हमारा क्लास साइज हमारे पास आ जाएगा। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, यहाँ पर इसमें लोअर लिमिट क्या है, जो लोअर नंबर है 40। ठीक है, अपर लिमिट यहाँ पर बहुत इजी है, क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक ये आ सकता है कि मैम अगर, ठीक है ये कर देंगे, एक मिनट, एक चीज मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है देन वी हैव क्लास मार्क हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 60 एंड 80 इज 8 एंड 80 टू 100 इज 15। फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की पूछी है, तो यहाँ पर हम इनके आंसर्स दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेम क्वेश्चन है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। द रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन 30 मैचेस आर एज फॉलोज। तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग बनाएंगे, ग्रुपिंग बनाने के बाद टेली चार्ट से मेंशन कर देंगे 20 टू 30 में जितने नंबर आ रहे हैं सिर्फ एक नंबर आ रहा है, 30 टू 40 में कितने नंबर आ रहे हैं सिर्फ 6 नंबर आ रहे हैं। ये आपको मेंशन करना आता है, छोटी क्लासेस में भी हमने सीखा हुआ, और ऊपर एग्जाम्पल भी मैंने समझाया है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन इज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज द क्लास साइज फॉर ईच क्लास। तो यहाँ पर 10 है, क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या होगा कि हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। व्हाट इज द लोअर लिमिट 20, व्हाट इज द अपर लिमिट 50। इस तरीके से आप आंसर कर दोगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स बिटवीन 10 टू 20, 10 टू 20। एक बच्चों में आपको ये बता दूं, जब हम बोल रहे हैं 0 टू 10, तो 0 टू 10 में जो 10 इंक्लूड होगा वो पहले वाले ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगा, वो दूसरे वाले ग्रुप में इंक्लूड होगा। ठीक है, 10 टू 20 में। फिर यहाँ पर भी हम किसे कंसीडर करेंगे, 10 टू 19। आपको ये कंसीडर करके चलना है कि जो हमारा लास्ट डिजिट वो है, हमारी अपर वैल्यू है, अपर लिमिट है, उससे एक नंबर कम जो होगा वहीं तक हम इसमें काउंट करेंगे। फर्दर हमें नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट ग्रुप में काउंट करना होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर फॉलोज। यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, टेकिंग क्लास इंटरवल 0 to 5 and 5 to 10 मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आपके क्लास इंटरवल बोलेंगे 0 to 5, यानी कि 5 का डिफरेंस होगा, 5 to 10, 10 to 15। इस तरीके से आप 5 का टेबल कंटिन्यू करते जाना बच्चे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से। अब 0 to 5 में किसी के नंबर्स हैं यहाँ पर, मुझे तो नहीं दिख रहे, किसी के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 0 आएगी। चलो, आपकी क्लास के बच्चे इतने भी बेवकूफ नहीं है कि 0 to 5 में मार्क्स लेके आए। ठीक है, फिर हमारे पास आ गए 5 to 10। 5 to 10 में भी मुझे ऐसा सच कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, 10 के बाद आपको यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे, 10 to 15 में क्या आपका 11, 10,
देन 11, इस तरीके से आप मार्क करके बच्चों यहाँ पर मेंशन अपना कर दोगे। एक चीज याद रखना कि जब आप यहाँ पर अपनी ग्रुपिंग स्टार्ट कर रहे होगे तो यहाँ पर भी टैली के लिए नहीं बोला, कहीं कहीं पे टैली के लिए बोला हुआ होता है कि आपको ग्रुपिंग भी करनी है और टैली भी शो करना है, तो वहां पर टैली भी शो करना। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है बच्चों। ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ज्यादा एम्फेसिस कर ज्यादा फोकस करके देखना चाहिए। एक बार आप एग्जाम्पल समझो, एक बार आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखो और फिर बात खत्म। अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे ही ग्राफिकल आया तो सबके दिमाग में क्या आएगा? बार ग्राफ। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही इजी होते हैं बार ग्राफ। यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले बनेगा हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, वर्टिकल लाइन स्टैंड्स फॉर वाई एक्सेस एंड स्लीपिंग लाइन स्टैंड्स फॉर एक्स एक्सेस। फिर यहाँ पर हम अपना एक जीरो मेंशन करते हैं। अगर जीरो हमारा यहाँ पर नहीं आता तो कुछ इस तरीके का ब्रेकर या क्रिस क्रॉस, जो भी आपको वर्ड ठीक लगे वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे आइटम्स है, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन होगी। इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है और आइटम्स दिए हुए हैं कि कितना उनकी कॉस्टिंग है। तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जो भी आपके मतलब जिनकी वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करना होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आते हैं। और जो वैल्यूज होती हैं, कुछ भी हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे आप कह लो कि मार्क्स हो, रुपीज हो, कुछ भी हो, वो आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब आई एक्सेस पर, क्योंकि तभी आप मेंशन कर पाते हो। यहाँ पर आपका स्केल जो होता है 1 यूनिट, वो आप बताते हो कि डिफरेंस कितना है। क्या आप कितने कितने का डिफरेंस ले रहे हो? 1000 से 2000 यानी कि 100 का डिफरेंस है। 2000 to 3000 अगेन 1000 का डिफरेंस है। 3000 to 4000 यानी कि आपने डिफरेंस ही कितना लिया? 1000 के गैप से आप बढ़ रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कर रहे 1000 1001 1002, नहीं, हम 1000 फिर नेक्स्ट 2000 3000 4000 इस तरीके से। ये डिसाइड कैसे करते हैं? ये आप अपने टेबल में देखोगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है और सबसे हायर वैल्यू क्या है, और किस नंबर की रेंज लेने से हम 500 का गैप लेने से अच्छा मेंशन कर सकते हैं, हम 100 का गैप लेने के। ये आपकी खुद की एजप्शन होंगी, आपको खुद डिसाइड करना होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, कभी कभी मेंशन होता है बट आपको ये जनरली। और यहाँ पर आपको क्या चीजें देखनी है? वाई मेंशन करना जरूरी है, एक्स मेंशन करना जरूरी है। There should be a equal gap in each and every bar graph. Bar graph it simply stands for a vertical pillar type. Okay, वो sorry rectangle pillar. तो यहाँ पर आपके डिफरेंस होना चाहिए। जो चीजें आप मेंशन कर रहे हो, या तो इस इंफॉर्मेशन को नीचे लिखो यहाँ पर, या फिर इन ब्लॉक्स के अंदर लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हो? आइटम्स मेंशन करो। यहाँ पे क्या मेंशन करो? अमाउंट। अब अमाउंट भी किस करेंसी में मेंशन करो? इन रुपीज करो, ये भी बताओगे। वाई एक्सेस के लिए एरो आपका वर्टिकल जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस के लिए आपका डाउनवर्ड तो नहीं कहेंगे हम, हॉरिजेंटल ही एरो आपको मेंशन करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर रिकॉर्ड करनी जरूरी होती है। ठीक, अब आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ, जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ पर पॉपुलेशन दी, और देखो पॉपुलेशन के लिए मैंने मेंशन करा कि देखो पॉपुलेशन जो है हमारी वो लैक्स में है, तो ये सिर्फ 22 नहीं है, 22 लाख है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है 6, और सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है 38। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 का टेबल लेती हूँ तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर लूंगी। ठीक है, 6 है तो 6 से छोटा ले लिया 5। ठीक है, जो मेंशन करने में ठीक भी हो। और यहाँ पर मैं 40 तक लेके जाऊंगी, यानी कि 38 जो मेरा हाईएस्ट है, वो सारी चीजें मेंशन हो जाएंगी। वाई एक्सिस मेंशन करा मैंने, एक्स एक्सिस मेंशन करा, दोनों तरफ एरो लगाया। यहाँ पर क्या शो करूंगी? पॉपुलेशन विच इन लैक। ओके, यहाँ पर क्या होंगे? मेरे स्टेट्स होंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो मेरा डिफरेंस है, ठीक, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? पॉपुलेशन डिफरेंस स्टेट। स्केल मेरा 10 लाख 10 स्मॉल डिविजन, यानी कि यहाँ पर हमने 10 लाख का डिफरेंस लिया है। ठीक है, 10 लाख का नहीं होगा बच्चों ये, यहाँ पर हम 5 लाख का करेंगे, क्योंकि डिफरेंस अगर देखें तो 5 थोड़ी सी यहाँ पर हमारी करेक्शन है। ठीक है, 5 लाख का हमने करा 10 स्मॉल डिविजन से, या फिर आप इसे 10 भी कर सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से जो भी करोगे वो करेक्ट ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से अब क्या करना है? हमें ए को देखना है। ए के लिए 22 है तो 20 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर 2 ब्लॉक्स आगे। यहाँ पर ये जो पीछे बार ग्राफ देखा है ना, आप अपनी नोटबुक बुक्स में देखोगे तो आपको ध्यान से दिखेगा कि सिर्फ हम 2 ब्लॉक्स ऊपर ही गए हैं, 21 एंड 22, एंड देन वी मार्क्ड इट। सेम फॉर द 36, सेम फॉर द। अब मैम ये इक्वल डिस्टेंस हम कैसे करेंगे? ये बार ग्राफ जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर होता है, तो पहले एक ब्लॉक छोड़ो, आप पूरी एक स्ट्रेट लाइन छोड़ो, अपना मेंशन करो रेक्टेंगल बार ग्राफ को, जो भी आपको अपने बार मेंशन करने के लिए, फिर एक लाइन छोड़ो, देन नेक्स्ट बार, फिर एक लाइन छोड़ो, देन नेक्स्ट बार। तो इससे आपका इक्वल डिस्टेंस भी हो जाएगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चंस देखने हैं। अब यहाँ पर एक देख लेते हैं। रीड द बार ग्राफ शोन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट? बार ग्राफ रिप्रेजेंट
क्या कर रहा है। तो द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट स्कूल्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 स्कूल्स इज 3800। यानी कि हमने सबका सम करके बताया। सम किसका किया है, ए बी सी डी, जो भी इनकी मार्किंग्स आएंगी, जैसे ए आया 100, बी आया 1000, 1800 एंड 1800 के बाद 16, तो 2400 एंड देन 14, तो यही आएगा 3800। तो इस तरीके से स्कूल के कितने स्टूडेंट्स है, 800। अब यहाँ पर हमने सिंगल बार ग्राफ समझ लिया। डबल ग्राफ, बार ग्राफ का मतलब क्या होता है, सब कुछ एज इट इज ही होगा, बट डबल बार ग्राफ में हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास 2 कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the scale of which car, यहाँ पे the following double graph show the sale of different cars in 2 different years। यानी कि हम सेल ही दिखा रहे हैं डिफरेंट कार्स की, ठीक है, बट 2 डिफरेंट ईयर्स में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेल के लिए ये मार्क करा, देन स्विफ्ट ये है हमारी, बट इनके ईयर्स हमारे डिफरेंट है, ठीक है। और हम मेंशन कैसे करते हैं कि जो हमारा एम्प्टी ब्लॉक है वो 2016 की सेल्स के लिए है, और जहां पर हमने शेड किया हुआ है वो हमारा सेल्स 2017 के लिए है। बाकी सब कुछ आपको वैसे ही एज इट इज मेंशन करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हिस्टोग्राम। अब हमने समझे, सबसे पहले क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद समझा हमने डबल बार ग्राफ, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ ही है। अब यहाँ पे आ जाता है हिस्टोग्राम। एज इट इज हमारा काइंड ऑफ बार ग्राफ की तरह है, बट जो डिफरेंस हम वहां पे देते थे, ठीक है, वो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है इन बार्स के बीच में, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि हिस्टोग्राम में डिफरेंस हमारा नहीं होता, गैप हमारा नहीं होता, ठीक है। एक्स स्केल आप देख रहे हो सेम मेंशन है, वाई एक्सिस सेम है, एक्स एक्सिस सेम है। आपने इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्लास इंटरवल, कुछ नया देखने को मिल रहा होगा तो ये मिल रहा होगा विच इज अ क्रिस क्रॉस साइन। अभी क्रिस क्रॉस साइन हमारा क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, मेंशन है या फिर, ठीक है। ये देखो बच्चों, एक क्रिस क्रॉस साइन यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक गैप ले रहे होते हैं 0 to 20 तक जाने के लिए। 0 to 20 तक जाने के लिए हमने जो गैप लिया हुआ है उसे मेंशन करने के लिए हम ये क्रिस क्रॉस साइन यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो हमें क्लास इंटरवल दिया है वो यहाँ पर 20 to 30 दिया हुआ है, राइट। 0 to 10 या 0 to 20 ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो जब हम 0 से अपनी काउंटिंग को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें ये क्रिस क्रॉस साइन लगाना हो रहा है कि हम सीधा जंप कहाँ पर कर रहे हैं, हम सीधा जंप कर रहे हैं 20 पर, तो ये क्रिस क्रॉस साइन आएगा। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो हिस्टोग्राम में भी आपको ये क्रिस क्रॉस साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो रीड के लिए है। अब एक एग्जाम्पल तो इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पर है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ पर्संस हैविंग सर्टेन वर्किंग आवर्स इन अ मंथ रिप्रेजेंट द डाटा। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब सॉरी क्लास इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 0 to 10 स्टार्ट किया है, यानी कि क्रिस क्रॉस साइन नहीं आएगा। फिर हमें नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, ठीक है, फिर हमें वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, एंड देन तो सेम ही डाटा है और जो हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमने अपना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 50, 100, 150 इस तरीके से 0 to 10 पर गए हैं, यानी कि हमने जो अपना ग्रुपिंग करी थी वो 0 से स्टार्ट करिए, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस हमारा नहीं आएगा। उसके बाद जैसे हमें सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन बोली हुई है मेंशन करने के लिए, यानी कि 0 to 10 पर कितना है, तो 0 से हमने देखा 0 to 10 पर कितना है, 100 है, ठीक है। 10 to 20 पर कितना है, 150 है। 20 to 30 पे कितना है, 300 है। तो इस तरीके से हम मेंशन कर देंगे, कुछ भी और हमें इसमें नया नहीं करना है। पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, पाई चार्ट यानी कि अभी तक हम रेक्टेंगुलर वे में, जिसे हम बार कह रहे हैं, वैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे, अब हम सर्कुलर वे में शो करेंगे विच इज इन अ पाई चार्ट फॉर्म। पाई चार्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हम यहाँ पर ये डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन किस बेसिस पर हम करेंगे ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता है कि जो ये हमारा कंप्लीट सर्कल का एक एंगल होता है डैट इट्स 360 डिग्री, ठीक है। तो द सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ भी है तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 45 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, रिप्रेजेंट दिस डाटा एज अ पाई चार्ट। तो बस के लिए 15, 10 दी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम टोटल करते हैं। 10, 15 प्लस 10 इज 25, 25, 10 is 35, 35 plus 5 is 40 and 40 plus 5 is 45। यानी कि जो सारे नंबर्स थे इन्हें हमने ऐड करा विच इज 45। अब हमें फाइंड आउट करना है बस के लिए, तो हम अपॉन में लेंगे 15।
जिसके लिए आपको फाइंड आउट करना है वो आपका न्यूमरेटर, और जो टोटल होगा, जैसे कि हम फ्रैक्शन को मेंशन करते हैं, तो वो हमारा डिनोमिनेटर, और मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा एंगल 120 डिग्री का। तो हमें अपने सर्कल में जो 360 डिग्री है उसमें 120 डिग्री की जो मतलब एक कैटेगरी लेनी है, अपना डिवीजन जो करना है वो बस के लिए 120 डिग्री के अकॉर्डिंग करना है। तो 120 डिग्री हमारा कितना होगा, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे ना ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम मुझे 120 नहीं पता, ये नहीं पता। 3 एंगल मेन होते हैं हमारे, 120, 90 एंड 60। ठीक है, ये 3 एंगल मेन है। आप 90 को ऐसे मेंशन करते हो, ठीक है। 90 से अगर कोई भी बड़ा एंगल हो, अब ये अपने अकॉर्डिंग होगा। अगर देखो 100 बोलेंगे तो थोड़ा सा टिल्टेड करेंगे, ठीक है। फिर 120 बोलेंगे तो थोड़ा सा टिल्टेड करेंगे, अगर 150 बोलेंगे तो इतना करेंगे, 180 कर देंगे तो इतना कर देंगे। तो ये खुद के एजप्शन होनी चाहिए कि अगर 90 डिग्री इतना है तो थोड़ा 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 टिल्टेड करते चलेंगे। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें बोला कि 90 डिग्री नहीं है, आपका यहाँ पर 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री के लिए सेल्फ एजप्शन होनी चाहिए कि यहाँ पर जो होगा थोड़ा सा हमारा इस तरीके से 40 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 50 बोल दिया जाएगा तो थोड़ा सा इसे इस तरीके से मेंशन कर देंगे, ठीक। इस तरीके से हमें मेंशन करना है जहां पे ये किया है। बस आपको 90 डिग्री का पता होना चाहिए कि एक हमारा एल फिगर बनेगा और उसी से बाकी के एजप्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पर पता है आपको कि बाकी के भी कैसे फाइंड आउट करने हैं। एंगल मेंशन करें, मैंने मेंशन करना भी बता दिया और यहाँ पर मेंशन कर दिए। अगर ये चीज भी समझ में नहीं आ रही तो बहुत ईजी तरीका बताती हूँ। ये देख लो सबसे ज्यादा किसका है, उसे सबसे ज्यादा पोर्शन दे दो, ठीक है। सबसे पहले बड़े बड़े की ओर या फिर छोटे छोटे की बड़े बड़े की ओर चलो, उन्हें बड़ा बड़ा पोर्शन दे दो और फिर खत्म करो। क्योंकि मेजर ना आप करने बैठोगे ना आपकी टीचर करने बैठेगी, बस देख के पता चल जाए एक बार कि सबसे ज्यादा कंजप्शन किसके थ्रू हुआ है और सबसे कम कंजप्शन किसके थ्रू हुआ है। स्लाइटली डिफरेंस के लिए कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर जितना कुछ भी मैंने आपको समझाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। रिप्रेजेंट द गिवन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट बाय द मीन्स ऑफ अ डबल बार ग्राफ। तो आपको पता है डबल बार ग्राफ में क्या करना है, ठीक है। द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द गिवन डाटा बाय अ बार ग्राफ। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे मैंने ना ऊपर ना समझाई और यहाँ पर आ गई हो। द एडजॉइंग हिस्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन द एज ग्रुप 20 to 70 years in town. Which age group has the maximum number of self employed person? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए सबसे ज्यादा किस ग्रुप में, तो यहाँ पर 30 to 40 800 है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। क्लास साइज क्या होगा, यहाँ पर क्लास साइज 100 होगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करेंगे। द एज ग्रुप हैज द लीस्ट नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 60 to 70। बच्चों यहाँ पर आंसर है ना, हम ऐसे नहीं करते अच्छा तो 70 का है ये, ऐसे नहीं। जहां से स्टार्ट हुआ आपका बार ग्राफ यानी कि 60, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना 60 to 70, इस तरीके से आपको ये आंसर करने होंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन द टाउन। सारे की रीडिंग्स आप फाइंड आउट करो, ठीक है, और उन्हें प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। द पाई चार्ट शोज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्न बाय 300 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, हाउ मेनी ऑफ दीज। तबला कितने बच्चे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तबला पे जाओ, तबला तबला तबला, ये रहा तबला, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कितने लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट्स नहीं पता। टोटल अगर हम करें इसका 300 बोला तो है, सॉरी 300 और मल्टीप्लाई बाय 360 हमने इसी तरीके से कैलकुलेट करा था, आंसर आया है हमारा 70। ये आपने लीनियर इक्वेशन में अगर अच्छे से समझा होगा ना तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे काटते हुए चलते हैं, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6। अब इसको चेंज कर देंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर लोगे। बाकी सारी चीजें अब यहाँ बोला गिवन पाई चार्ट शोज द सैलरी लाइक ऑफ 5 डिफरेंट पीपल ए बी सी डी एंड ई, इफ देयर इज 3000 हाइक इन ए सैलरी फाइंड द सैलरी हाइक ऑफ बी एंड सी एंड डी ई। जो सेम पैटर्न यहाँ पे समझाया, पहले सैलरी तो पता कर लो कि कितनी होगी एक ही, तो कैलकुलेट करेंगे और सैलरी फाइंड आउट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग सबका चेंज हम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो सारे पाई चार्ट के अब हमारे क्वेश्चंस है। अब आ जाती है बात प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम टॉस करते हैं तो हेड आएगा टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि आप इसका कुछ एक्यूरेट आंसर नहीं है, कुछ भी हो सकता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में एक आपका कार्ड्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार आ जाता है, ठीक है।
An experiment in which all possible outcomes are known and the next outcome cannot be predicted in advance is known as random experiment. Tossing of a coin is random experiment. Head or tail are the two outcomes of this experiment. Both outcomes are equally likely outcomes. यानी कुछ भी हो सकता है. Probability of an event क्या होगी? Number of outcomes that make an event and total number of outcomes of the experiment. अगर मैं बोलूं कि मुझे एक कॉइन को टॉस करना है तो टोटल इवेंट्स क्या होंगे? या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता. और जो इवेंट होगा आपका उसका भी यही सेम है कि हेड आ जाएगा तो टेल आ जाएगा. तो ये अनप्रिडिक्टेबल रैंडम एक्सपेरिमेंट है. कुछ भी आंसर आपका आ सकता है. अ लेटर इज चूज एट रैंडम फ्रॉम द टीचर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर. तो सबसे पहले देख लो कि टीचर के लिए हमें क्या मतलब क्या बोला, आर के आने के कितने चांसेस है. आर कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है. टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/7 के एक बार आ रहा है. टोटल हमारे 7 है तो कुछ भी आ सकता है. तो 1/7 होगा. ई के आने के चांस है 2 बार ई है तो 2/7. इस तरीके से हम इन्हें आंसर करेंगे. यहाँ पर बता हुआ है द फर्स्ट बुक रिटन ऑन प्रोबेबिलिटी वाज द बुक ऑन गेम्स ऑन चांस. इट वाज रिटन बाय एन इटालियन मैथमेटिशियन जी कार्डावो इन द 16th सेंचुरी. अब यहाँ पर आउटकम्स बताए हुए हैं कि हेड एंड टेल के दो कॉइन्स को साथ में करा तो देखो हेड के लिए हेड टेल आ जाएगा, टेल में हेड टेल आ जाएगा. बात एक ही है बच्चों. तो यहाँ पर इतना सच कुछ कंफ्यूज नहीं होना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस, चूजिंग अ नंबर फ्रॉम 2 to 20, टॉसिंग अ कॉइन, चूजिंग अ डे फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई. तो अब यहाँ पर बोला हुआ है चूजिंग अ डे ऑफ मंथ ऑफ जुलाई. तो जुलाई में 31 डेज होते हैं. अगर मैंने मंडे चूज करा तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या हो जाएंगे मंडे के आने के? 5 चांसेस हो जाएंगे या फिर 4 चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि 4 वीक्स होते हैं और वीक में एक ही बार ही मंडे आता है. 2 बार तो मंडे मैंने आते हुए देखा नहीं है. तो जो आपका केस होगा वो आप कर दोगे कि 4/30. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. अब चूजिंग अ नंबर फ्रॉम 2 to 20 में कोई भी नंबर चूज करने का. तो 2 to 20 में कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं जो रिपीट होएगा, राइट. तो आप कोई भी मतलब एक 1/20 कर आप इसे मेंशन कर सकते हो. हाँ. व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट? चूजिंग अ कलर फ्रॉम अ रेनबो. तो कितने टोटल कलर है? 7 कलर्स होते हैं. तो 1/7 होगा. कोई भी तो रैंडम कलर लेना है ना, तो कुछ भी आ सकता है. तो सबके लिए एक एक चांस है. ऐसे आप बाकी क्वेश्चन करोगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डाटा नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 5 6 7 8 to 30, यानी कि इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो आपको क्या देखना है? 5 to 30 में कितने मल्टीपल ऑफ 5 हमारे आ जाएंगे. तो 5 10 15 20 25 30. तो इसका आंसर हो जाएगा 6/30 तक कर रहे हैं तो टोटल नंबर 25. ठीक है, इस तरीके से मेंशन आप कर दोगे. The given pie chart shows the sales of cars in 5 months. Find the probability of selling cars in the month of June. जून की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो जून की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी है 110 डिग्री. तो आप क्या करोगे? पहले तो नंबर फाइंड आउट करोगे कितनी कार हमारी सेल्स हो सकती है. ठीक है, और उसके बाद फर्दर कैलकुलेट करके बता दोगे. When a dice thrown lists the possible outcomes, what is the प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3? तो लेस देन 3 दो ही नंबर्स हो सकते हैं, 1 and 2. उससे ज्यादा कम कुछ होता नहीं है. तो 2/6. टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं. तो इस तरीके से आपको आंसर करने हैं. सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रही? क्योंकि सब मैं करा दूंगी तो आप क्या करोगे? और फिर आपने एग्जाम्पल में समझा क्या है. तो इसलिए ध्यान से एग्जाम्पल देखना. अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ एग्जाम्पल में समझाया हुआ है. अ बैग कंटेन स्लिप्स ऑन विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दिए हुए हैं A to Z are written. If one slip is taken out, what is the probability that the slip contains? तो वोवल्स कितने होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं. 26 अल्फाबेट्स होते हैं. तो 5/26. पांचों में से कुछ भी आ सकता है ना. ठीक है. If a dice and coin are thrown together, what is the probability of getting A4 and a head together? तो यहाँ पर 1/8 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है, या फिर आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो कि 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी 4 के आने की और 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी हेड के आने की, क्योंकि दो ही तो चीजें होंगी. अगर इन्हें एडिशन करके बोले तो इनका एडिशन लेके समझा देना, जो कि मैंने ऊपर समझाया हुआ है. अब ये आपके आगे एमसीक्यू जो कि आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि आपको पता होने चाहिए. और ये आपका लास्ट रिवीजन टेस्ट जो कि आप 15 to 17 चैप्टर्स में जो भी आपने समझा है वो सब इसके अंदर आपको करना है. और उसके बाद ये जो बुक है, ये जो मैथ्स का सिलेबस है, ये यहीं पर खत्म होता है. अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं करनी शुरू करी तो जल्दी से तैयारी करना शुरू करो. एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो कॉन्सेप्ट को दोबारा से गो थ्रू करो. तो बच्चों, अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है, तो टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.